हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक भारत एवं विश्व का भूगोल। फिलहाल इसमें चल रहा है विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 33 सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान। तापमान हमारा चल रहा है टेम्परेचर। ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जितना हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में, ये हमारा थर्ड पार्ट है। मैंने पार्ट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप जैसे देख पा रहे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी चैप्टर का। तो अभी थर्ड पार्ट है क्योंकि बड़ा थोड़ा सा चैप्टर है, थोड़ा सा टफ सा है, समझाने में टाइम लग जा रहा है इस वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। हमने अ, तो यहाँ लिखा है तापीय प्रतिलोमन या तापमान का विक्रमण। यहाँ पे क्या था गाइस, हमने इसमें देखा था कि नॉर्मली क्या होता है, गर्म वायु के ऊपर ठंडी, बट यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु। ठीक है, ये सामान्य स्थिति है, ये आपका तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है। अब इसमें लिखा था कि उपयुक्त विवरण के आधार पर, इसमें लिखा है तापमान के प्रति लोमन को निम्न प्रकार से क्या है, निम्न प्रकार में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये हमने प्रकार देखे थे, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला है, जैसे इसमें लिखा है कौन सा, अप्रवाही प्रतिलोमन, राइट। तो अप्रवाही प्रतिलोमन में जो पहला था वो है हमारा धरातलीय या विकिरण प्रतिलोमन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इस तरह का प्रतिलोमन जो है धरातल के समीप यानी पृथ्वी के पास वायुमंडल का जो सबसे निचला भाग होता है उसमें होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं धरातलीय प्रतिलोमन। यानी कि पृथ्वी पे, जमीन पे, मतलब जो ये वायुमंडल है ये सब वो क्षोभ मंडल के भी सबसे निचले भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए इसे क्या बोलती है, धरातलीय प्रतिलोमन। और ये जो है मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांश, ठीक है, ये जो हिमाच्छादित जहाँ पे बर्फ पड़ी भागों में जाड़े की जो लंबी रात्रि है ना उस समय होती है। यानी कि जब आप बनाते हैं, अक्षांश बनाते हैं, तो ये हो गया आपका उच्च अक्षांश हो गया। यहाँ कहीं आप मान लीजिए कि मध्य अक्षांश हो गया, ये उच्च अक्षांश हो गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रात में हिमाच्छादित भागों में, ठीक है, यानी कि जहाँ पे बर्फ हो, ठीक है, और जाड़े में। ओके, अब इसने कहा रात्रि के समय क्या होता है, पृथ्वी को सौर ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बिल्कुल आपको सूर्य नहीं दिखेगा, जिससे क्या होता है, पार्थिव विकिरण के निर्विरोध तीव्र गति से निष्कासन के कारण ऊष्मा का क्या होता है, ह्रास होता है। ये कह रहा है कि रात में जो पार्थिव विकिरण है, मतलब जो टकरा के विकिरण ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आराम से आपको क्या है, ये ऊपर की बिना किसी अवरोध के ऊपर की तरफ जाता हुआ ऊष्मा आपको दिखेगी या विकिरण आपको दिखेगा, जिसकी वजह से ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा की हानि होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकल रही होती है, अंतरिक्ष में जा रही होगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा, धरातल फिर ठंडा हो जाएगा। जब ऊष्मा बाहर निकल जाएगी तो धरातल ठंडा, और उसके संपर्क में आने वाली जो वायु है वो भी ठंडी हो जाएगी। यानी जब ऊष्मा आपकी वायुमंडल से होते हुए अंतरिक्ष में चली जाएगी तो यहाँ पे ठंड हो जाएगी, वायु यहाँ की ठंडी हो जाएगी, जिसके क्या होगा, जिसके ऊपर की वायु क्या होता है, गर्म रहती है। मतलब नीचे की वायु आप देखेंगे यहाँ ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर की वायु आपको कैसी दिखेगी, गर्म दिखेगी। ठीक है, अब ये बात कहाँ कह रहा है, देखिए पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है, हर जगह ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात कर रहा है कि जो मध्य अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ हम हिमाच्छादित भागों में, तो इसने कहा नीचे ठंडी वायु हो जाएगी, उसके ऊपर आपकी कैसी रहेगी, गर्म वायु। अब इस प्रक्रिया में क्या है, नीचे ठंडी ऊपर क्या होगी, गर्म वायु होने से क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। ठीक है, अब इसे जो है विकिरण विकिरण प्रतिलोमन भी कह रहे हैं, क्योंकि जो है इसने कहा प्रतिलोमन धराती सतह के विकिरण द्वारा होता है। यानी जो धरातल जो किरणें आई हैं और ये वापस से क्या पार्थिव विकिरण की वजह से ये हो रहा है, तो ये विकिरण की वजह से हो रहा है, धरातलीय सतह के विकिरण की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया, विकिरण की वजह से हो रहा है, इसलिए विकिरण प्रतिलोमन भी बोल दिया। तो इस प्रकार के प्रतिलोमन के लिए क्या है, निम्न दशाएं होनी चाहिए। जैसे इसने कहा क्या क्या दशाएं होनी चाहिए कि आपको ऐसा देखने को मिले। ठीक है, एक इसने कहा जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मतलब दीर्घ रात्रि, मतलब ये कौन सी रात्रि हो गई, ये जो 12-1-2 बजे का टाइम है जाड़े का। आकाश स्वच्छ होना चाहिए, मतलब बादल नहीं होने चाहिए। फिर इसने लिखा है कि धरातल के पास शुष्क पवन, पवन कैसी होनी चाहिए, शुष्क, ताकि वह पार्थिव विकिरण को अधिक अवशोषित ना कर पाए। मतलब देखिए अगर हवा में क्या होगा, क्या होता है, पानी की बूंदे हैं, मतलब वाष्प है, तो ये विकिरण को क्या करेगी,
अवशोषित करेगी। अगर ये चीज़ें नहीं है तो अवशोषित नहीं करेगी और क्या होता है पार्थिव विकिरण से जो मतलब जो भी ऊष्मा है वो तेज़ी से बाहर निकल जाती है। वायुमंडल जो है शांत हो, स्थिर हो, ठीक है? पवन संचरण कैसा होना चाहिए? मंद होना चाहिए, तीव्र नहीं हो। हिम से आच्छादित धरातल हो मतलब कि धरातल पे या हिम हो, जिसके कारण क्या होता है सौर विकिरण का अधिक से अधिक क्या होता है परावर्तन। हमने कहा था एल्बिडो की बात करें तो जहाँ पे हिम ज़्यादा होता है वहाँ एल्बिडो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि टकरा के जो किरणें जाएँगी वो तेज़ी से ज़्यादा जाएँगी क्योंकि हिम क्या होता है ताप का कुचालक होता है, ठीक है? यानी कि जो अगर यहाँ पे हिम है, ये वाला हिम है, ठीक है? तो ये क्या करेगा ताप को अपने अंदर अवशोषित नहीं करेगा, उसका क्या करेगा कुचालक होता है यानी ताप उसके अंदर जाएगा नहीं। टकराएगा पार्थिव विकिरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलेगी तो यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होगा, ठीक है, राइट? तो जिसकी वजह से क्या है ऊष्मा का ऊपरी क्या होगा प्रवाह ओके। तो इसने कहा कि यहाँ पे क्या लिखा है हिम जो है ताप का कुचालक होने के कारण ऊष्मा का ऊपरी प्रवाह रोक देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये धरातलीय विक्लम ये छोड़िए इसको। अब देखिए इसमें इसने लिखा है इस प्रतिलोमन की जो है वो जो है स्थिर प्रतिलोमन या अप्रवाही प्रतिलोमन भी कहते हैं क्योंकि ये वायुमंडल की स्थिर दशाओं में होता है, संपादित होता है, ठीक है? तो इसे हम क्या कह रहे हैं स्थिर दशाएँ होनी चाहिए, हमने दशाएँ ऊपर देख ली, ठीक है? स्थिर दशाएँ होनी चाहिए, इसे स्थिर प्रतिलोमन अप्रवाही प्रवाही प्रतिलोमन बोल दिया इसने। ये प्रतिलोमन निम्न अक्षांश में यानी कि 10 से लेकर 15 निम्न अक्षांश में क्या 10 से 15 मीटर तो 10 से 15 मीटर और मध्य अक्षांश में जो है कुछ 100 मीटर और उच्च अक्षांश में जो है आपको 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई अ, अ, की ऊंचाई तक होता है। मतलब इसने कहा कि जब आप पृथ्वी की बात करें तो ये मान लेते हैं निम्न अक्षांश है, ठीक है? निम्न अक्षांश है, ये वाला आपका इधर वाले कुछ होगा, ये मध्य अक्षांश हो गया और यहाँ वाला जो हो गया वो हो गया उच्च अक्षांश। तो यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा 10 से 15 मीटर मध्य अक्षांश में आपको 100 मीटर के आसपास दिखेगा और उच्च अक्षांश में 1 किलोमीटर तक, ठीक है? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तो हमने पढ़ लिया, कौन-सा पढ़ा गाइस? एक हमने पढ़ लिया धरातलीय प्रतिलोमन। अब हम पढ़ेंगे उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। ये प्रतिलोमन सदैव जो है 15 किलोमीटर से अधिक ऊँचाई पर होता है, ठीक है? यानी आप पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल में धरातल से क्या होता है 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य जो है ओज़ोन गैस मिलती है, ठीक है? मतलब इसने कहा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, तो इसने कहा 15 जब आप यहाँ पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर जाएँगे, तो 15 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपको ओज़ोन लेयर देखने को मिलेगी। ये ओज़ोन गैस जो है सूर्य की क्या करती है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, उसको अवशोषित करती हैं और क्या कहते हैं, अपना तापमान बढ़ा देती है। मतलब जो ओज़ोन लेयर है, वो परावर्तित किरणों को अवशोषित करके अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिस कारण क्या होता है, उसके ऊपर और नीचे के तापमान कम होने से प्रतिलोमन की स्थिति बनती है मतलब इसने ये कहा जो ओज़ोन लेयर है, ओज़ोन लेयर हो जाती है गरम, ठीक है? मतलब ये है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर ये आपकी है ओज़ोन लेयर, ठीक है? अब देखिए क्या कहानी है। तो यहाँ से जो किरणें आ रही हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, वो ओज़ोन लेयर अपने आप में अपने पास रोक ले रही है। तो ये जो हिस्सा है क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। और ये क्या है अभी ठंडा है, मतलब ठंडा क्या कह सकते हैं इसकी अपेक्षाकृत ठंडा है और यहाँ से ऊपर वाला भी इसकी अपेक्षाकृत ठंडा है। तो हमें नॉर्मली ये चाहिए ठंडा-गर्म, राइट? तो ये प्रतिलोमन की स्थिति बनाता है, ठीक है, यही बना दी इसने। अब इसने लिखा है कि ये ओज़ोन गैस सूर्य की ये हो गया। इस प्रतिलोमन के लिए आवश्यक है कि वायुमंडलीय परत में लंबवत और क्षैतिज गति नहीं होनी चाहिए मतलब इसने कहा जो वायुमंडलीय परत है उसमें ज़्यादा गति नहीं होनी चाहिए, ना लंबवत ना क्षैतिज। ठीक है, अब इसने लिखा है प्रवाही प्रतिलोमन देखिए, हमने पहला वाला पढ़ लिया, ये अप्रवाही पढ़ लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रवाही, प्रवाही में वाताग्रीय पढ़ेंगे, घाटी प्रतिलोमन, धरातलीय पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रवाही प्रतिलोमन में पहला है वाताग्रीय या चक्रवाती प्रतिलोमन, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे जो प्रतिलोमन होगा उससे ना चक्रवात, वक्रवात वाली स्थिति बनती है। देखिए शीतोष्ण कटिबंधों की शीतोष्ण कटिबंध जहाँ ठंडा का हिसाब ठंड का हिसाब किताब ज़्यादा हो, ठीक। तो इसी का शीतोष्ण कटिबंध की परिस्थिति में चक्रवातों के शीत वाताग्र में जब ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर उसे ऊपर की ओर ढकेलती है तो ऐसी परिस्थिति में धरातल के निकट का तापमान कम और क्या होता है कि ऊपर की वायु गर्म हो जाती है इसे वाताग्रीय प्रतिलोम कहते हैं। देखिए कहानी क्या कह रहा है सिंपल शब्दों में समझिए जैसे आपका नॉर्मल क्या है पृथ्वी के ऊपर की कहानी बता रहा है। यहाँ पे हवा चल रही है ठीक है अभी नॉर्मल गर्म हवा है ऐसे मान लीजिए तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है
शीत कटिबंध की बात कर रहे हैं। यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, ठीक है? अब ठंडी हवा क्या करती है गाइस नीचे आ जाती है गर्म हवा के और जो गर्म हवा को ये क्या करती है ऊपर ढकेलने लगती है, ठीक है? ये स्थिति को हम बोलते हैं वाताग्र। क्या बोलते हैं? वाताग्र, ठीक है? यहीं पे हमने और फिर देखिए क्या नीचे क्या हो गया आपकी ठंडी हवा हो गई और ऊपर क्या हो गई आपकी गर्म, ये प्रतिलोमन की स्थिति और ये कहानी जो है ना वाताग्रीय प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पे, ठीक है? देखिए इसमें उष्ण वायु का मतलब होता है गर्म हवा और उसके नीचे से ठंडी हवा आ रही है। ये ठंडी हवा क्या कर रही है और उष्ण को ऊपर भेज रही है, तो यहाँ पे तो हो गया हिसाब-किताब ठंडा, यहाँ हो गया हिसाब-किताब गर्म का, तो ये प्रतिलोमन की स्थिति और जो ये कंडीशन बनती है इसे वाताग्र बोलते हैं, इसलिए इसे इसने क्या बोल दिया वाताग्री प्रतिलोमन। अब दूसरा इसने कहा घाटी प्रतिलोमन। अब देखिए घाटी कहते हैं। देखिए ऐसे करके आप जब जाते हैं पहाड़ों पे देखते हैं तो ऐसे। तो ये नीचे वाले हिस्सा है उसको आप घाटी बोलते हैं, ठीक है? चलिए, इसने लिखा है पर्वतीय घाटियों में क्या होता है विकिरण और अभिवहन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति बनती है, इसे घाटी प्रतिलोमन कहते हैं। चलिए पढ़ेंगे अभी हम। देखिए जाड़े की रात में क्या होता है कि घाटियों के ऊपरी भाग घाटी ये ऊपरी भाग मान लेते हैं, ये निचला भाग मान लेते हैं। तो इसने कहा घाटी के ऊपरी भाग या जो है ढलान यानी कि ये वाला एरिया, ढलान के ऊपरी भाग से क्या होता है पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा जो है नष्ट होने से तापमान कम हो जाता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है। देखो मतलब ये बात कर रहा है जाड़े की रात की। किसकी बात करेगा ये? जाड़े की रात। घाटियों के ऊपरी भाग और ढलानों की बात कर रहा है। यहाँ से पार्थिव विकिरण हो रहा है यानी कि ये टकरा के विकिरण बाहर की तरफ जा रहा है। अब इस वजह से क्या होता है ऊष्मा कम होगी क्योंकि ऊष्मा तो ऊपर की तरफ चली गई। जब ऊष्मा अगर कम होगी तो यहाँ पे हिसाब-किताब होगा ठंडा वाला। हवा जो यहाँ से बहेगी वो भी कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है। मतलब हमने देखा ठंडी हवा, ठीक है। इसके विपरीत हम बात करें घाटियों के तलस्थ भागों में यानी नीचे वाले भाग में क्या होता है विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, ठीक है? जिसके कारण तापमान क्या है ऊंचा है और वायु जो है यहाँ पे गर्म और हल्की हो जाती है। मतलब अब इसने क्या बोला यहाँ पे कहानी बोली, ये देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसने ये बोला कि यहाँ पे तो जो वायु आ रही है ये हो गई ठंडी, ऊपर वाली या ढलान पे ठंडी वायु और यहाँ वाली वायु हो गई गर्म, ठीक है? अब देखिए क्या लिखा है, ऊपर स्थित जो है ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आने लगेगी, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण वायु में क्या है अधोमुखी संचरण होने लगता है। अब देखिए क्या है, ठंडी वायु होती है भारी, जब ये वायु भारी है ना तो ये नीचे आने लगेगी, ठीक है? जब ये नीचे आएगी तो ऑब्वियसली गर्म वाली तो ऊपर जाएगी, ठीक है? अब ये ठंडी हवाएँ जो है तली में पहुँचकर गर्म और हल्की वायु को क्या होते हैं ऊपर ढकेलती है जिसके कारण क्या होता है घाटी प्रतिलोमन। वही वाली बात हो गई जो ठंडी वायु है वो होती है भारी, भारी होगी तो वो नीचे जाने लगेगी, ठीक है? ठंडी वायु भारी होके नीचे जाने लगेगी और गर्म वायु को ऊपर कर देगी यानी कि गर्म वायु इस वक़्त हो गई ऊपर और ठंडी वायु हो गई नीचे, फिर वही प्रतिलोमन की स्थिति बन गई देखिए हमारी, ठीक है? इसे हम क्या बोलें घाटी में हो रही है घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन में संचालित पवन संचरण को ही हम घाटी समीर कहते हैं, पर्वत समीर कहते हैं। देखिए जो नीचे की तरफ जो यहाँ पे क्या है जो घाटी समीर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और एक आपकी हो गई पर्वत समीर जो ऊपर से नीचे की तरफ, ये 2 समीरें हो गई। मतलब समीर के हवा का चलना समीर हो गई, ठीक है? मतलब एक घाटी समीर हो गई जो घाटी से ऊपर की तरफ जा रही होगी और जो ऊपर से नीचे वो पर्वत समीर है, पर्वत से आ रही है इसलिए। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? मतलब कहानी ये थी कि ये आपकी ये घाटी ये घाटी यहाँ पे ठंडी हवा है और यहाँ पे आपकी गर्म हवा है, ठीक है? यहाँ पार्थिव विकिरण की वजह से ऊष्मा ज़्यादा चली जाती है तो वो ठंडा एरिया हो जाता है ये वाला और यहाँ पे क्या है आपका गर्म एरिया हो रहा है, ठीक है? अब ठंडी वायु भारी होती है तो वो नीचे की तरफ आ गई, गर्म वायु हल्की होती है वो ऊपर चली जाएगी। यानी गर्म वायु ऊपर चली गई और ठंडी वायु नीचे रहेगी तो ये प्रतिलोमन बन गया और घाटी प्रतिलोमन बन गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे कहानी मतलब ये जा रही है हवा ऊपर-नीचे। अब देखिए एक हो गया आपका देखिए आप इस डायग्राम को एक बार देख सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है धरातलीय प्रतिलोमन, ठीक है? हाँ, क्षैतिज प्रतिलोमन, धरातलीय। यहाँ पे भी हम पढ़ चुके थे धरातलीय, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या कहानी है यहाँ पे। देखिए जब किसी स्थान में क्या होता है गर्म वायु ठंडी वायु के प्रदेश में और ठंडी वायु गर्म वायु के प्रदेश में प्रवेश करती है तो ठंडी वायु भारी होने के कारण क्या होती है सदैव नीचे बैठने का प्रयास करती है और हल्की वायु क्या होती है ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है? जिस कारण तापमान में क्या होता है क्षैतिज प्रतिलोमन होता है। यानी इसने कहा कि एक मान लो कि ये ठंडी वायु यहाँ गर्म वायु है, ठीक है? अब इसने कहा कभी-कभी ऐसा होता है कि ठंडी वायु गर्म वायु के स्थान पे जाती है, गर्म ठंडी वायु के स्थान पे जाती है। अब क्या होता है ठंडी वायु होती है भारी तो वो नीचे चली जाती है और गर्म वायु होती है हल्की तो ऊपर चली जाती है। तो ये हो गया प्रतिलोमन की स्थिति और क्षैतिज प्रतिलोमन है ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु, ठीक है? तो ये हो गया क्षैतिज प्रतिलोमन लोमन जो है ना वो हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो
तो कहानी कुछ ऐसी है, बात कर रहे हैं क्षैतिज प्रतिलोमन की। जब ठंडी वायु गतिशील होती है तब इस तरह का प्रतिलोमन जो है ना सर्दियों में महासागरों के ऊपर, गर्मियों में महाद्वीपों के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब इसने 2 कंडीशन दी। ये चीज़ें कब देखने को मिलेगी? सर्दी में महासागर यानी कि ओशन के ऊपर, और गर्मी में बात करें तो लैंड के ऊपर यानी कि महाद्वीपों के ऊपर, यहाँ पे महासागरों के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसने कहा कि गर्म वायु के सक्रिय होने के समय क्या है, स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह का प्रतिलोमन निम्न अक्षांशों पर होता है। निम्न यानी कि जो 0 डिग्री के आस-पास वाला हिसाब-किताब मान लो। ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के कारण भी प्रतिलोमन हो जाता है, क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। यानी गाइस, अगर आप ये पृथ्वी बनाएँगे, ये आपकी 0 डिग्री है, सपोज़ ये 90 डिग्री है, यहाँ यहाँ से कोई वायु जलधारा, यहाँ से कोई जलधारा ठंडी आ रही है, ध्रुवों के पास से आएगी तो ठंडी होगी, और जो इक्वेटर के पास से जाएगी या भूमध्य रेखा के पास से जाएगी, वो गर्म होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है। ठीक है। तो जहाँ पे ना ऐसा होता है कि नीचे से आने वाली गर्म वायु और सॉरी गर्म जलधारा, पानी में हो रही है कहानी, तो गर्म जलधारा ऊपर से आने वाली ठंडी जलधारा जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है आपको प्रतिलोमन की, राइट? तो ये क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन कह रहे हैं इसको। ठीक है। क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप पानी पे बात करेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन पानी से जब हवा की तरफ जाएँगे तो वो वर्टिकल होती है, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर, राइट? इसमें लिखा है, अब आता है एक यांत्रिक प्रतिलोमन। इस तरह का प्रतिलोमन धरातल से ऊपर वायुमंडल में ऊंचाई पर देखने को मिलता है। मतलब ये आप वायुमंडल में बात करते हैं, ठीक है? इसमें ना तो पार्थिव और सौर विकिरण का योगदान है और ना ही गैसों के अवशोषण या पवन के संपर्क का। ये प्रतिलोमन क्या है, वायुमंडल के ऊपर और नीचे गतिशील होने के कारण होता है, ठीक है? मतलब इसने कहानी क्या कही, ये हवा में होगा सबसे पहले, वायुमंडल में ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें किसका योगदान है? क्या पार्थिव सौर विकिरण का योगदान है? नहीं। गैसों के अवशोषण या पवन के संपर्क का योगदान है? नहीं, ये सब कुछ नहीं। तो इसने कहा ये प्रतिलोमन जो है वायुमंडल के ऊपर, एक बात हमने पढ़ ली, और नीचे वायुमंडल के ऊपर और नीचे गतिशील होने के कारण होता है। वायुमंडल ऊपर नीचे गतिशील हो रहा है, तब ये प्रतिलोमन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ लिखा है अवतलन। दो हैं, अवतलन, विक्षोभ या संवहनीय प्रतिलोमन, इन दोनों की बात करेंगे। तो अब हम बात करें अवतलन प्रतिलोमन की बात। जब वायु नीचे बढ़ती है तो संपीड़न के कारण गर्म होने लगती है, ठीक है? देखिए, हाँ, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। वायु यहाँ से जब नीचे उतरती है तो क्या होती है, उसमें संपीड़न होता है और वायु क्या होने लगती है, गर्म। लंबे समय तक इस क्रिया के कारण क्या है, तापमान इतना अधिक हो जाता है कि एक व्यापक क्षेत्र में नीचे उतरते समय मार्ग में ही गर्म स्थिर वायु परत का क्या होता है, आविर्भाव हो जाता है। मतलब बहुत देर तक होता है, ये यही प्रोसेस बहुत देर तक होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि ये मार्ग में ही क्या गर्म स्थिर वायु परत का क्या करता है, आविर्भाव हो जाता है यहाँ पे, और इस परत के नीचे क्या होता है, कम तापमान होने से प्रतिलोमन की जो है स्थिति उत्पन्न होती है, और इसे अवतलन प्रतिलोमन कहते हैं। मतलब नीचे की तरफ ठंडा है अभी भी, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में आपको गर्म दिखेगा और उसके नीचे फिर भी आपको क्या दिखेगा, ठंडा दिखेगा। तो ये हिसाब किताब आपको क्या होगा, प्रतिलोमन की स्थिति पैदा करता है। ये प्रतिलोमन प्रति चक्रवाती दशाओं में मध्य अक्षांशों में घाटी में घटित होता है। मतलब इसने कहा ये कहाँ पे हो रहा है, देखिए मध्य अक्षांशों में। और कौन सी दशा, चक्रवाती दशाओं में, मध्य अक्षांश में। मध्य अक्षांश का मतलब हो गया कि पृथ्वी में ये बीच का कोई एरिया होगा यहाँ पे, क्योंकि ये निम्न अक्षांश है, ये मध्य अक्षांश है, ये उच्च अक्षांश है, मध्य अक्षांश की बात करें तो वहां पे होगा। अब एक नेक्स्ट क्या है आपका, विक्षोभ या संवहनीय प्रतिलोमन। देखिए कभी कभी क्या अचानक गर्म वायु तीव्रता से ऊपर चली गई, और वहीं जो है शीतल वायु भारी होने के कारण नीचे आ जाती है, तो प्रतिलोमन प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसने कहा कभी कभी गर्म वायु ऊपर चली गई, यानी ऊपर हो गई गर्म वायु, और ठंडी वायु क्या भारी होती है इसलिए नीचे आ जाती है। फिर देखो ये भी एक प्रतिलोमन बन गया कि नीचे ठंडा ऊपर गर्म। तो इसे ही क्या विक्षोभ या संवहनीय प्रतिलोमन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तापीय प्रतिलोमन का प्रभाव पढ़ेंगे। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। देखिए तापमान का प्रतिलोमन, या हम इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमण, ठीक है? वायुमंडल की एक स्थानीय अस्थायी प्रक्रिया है, ठीक है? स्थानीय अस्थायी प्रक्रिया। इसके कारण मौसम तथा जलवायु पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर
पर पड़ता है। मतलब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए जो ये तापीय प्रतिलोमन है ना, जो भी अभी हमने इतने सारे प्रतिलोमन पढ़े, ठीक है? इसके कारण क्या होता है? फॉग यानी कि कोहरा, इसका निर्माण होता है। तो ये कोहरा कब बनता है? जब नीचे ठंडा हिसाब-किताब हो और ऊपर गर्म। ये कोहरे को बनने की आदर्श स्थिति कहलाती है। ठीक है? जिसके कारण मानव जीवन, आर्थिक विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अब सकारात्मक तो पता नहीं क्या, लेकिन दोनों ही पड़ता है। ठीक है? अब इसने कहा अगर कोहरा नगरीय क्षेत्र में बनता है तो प्रदूषणकारी तत्वों से मिलकर जहरीले कोहरे सिटी स्मॉग का निर्माण करता है और मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण, देखो कोहरा है, कोहरा और उसी में प्रदूषण भी आ जाए तो ये क्या हो जाती है, वहां की जो हवा होती है बहुत क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है मानव के लिए। अच्छा, इसने कहा घने कोहरे के कारण क्या होता है, आप देखने की दिखाई कम देने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सागरों में जलयानों या स्थल पर मोटर वाहनों या वायुयानों की दुर्घटना। और नॉर्मली आप ये यमुना एक्सप्रेसवे पे आप हर बार ठंड में देखते हैं कि कोहरा बहुत होता है, एक के पीछे एक गाड़ियां टकराती ही है। फिर इसमें लिखा है तापीय प्रतिलोमन के समय क्या है, यदि ठंडी वायु का तापमान हिमांक बिंदु से कम हो जाए तो क्या होता है, पाला पड़ने लगता है। मतलब कि इसने बोला कोहरा पड़ा है, उसका टेम्परेचर जो है हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तो वहां पाला पड़ने लगता है, जो कृषि की फसल के लिए हानिकारक हो गया। अब इसने कहा तापीय प्रतिलोमन के कारण क्या होता है, वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? वायुमंडल में स्थिरता। अच्छा, जिस कारण क्या है, वायु का ऊपरीमुखी अधोमुखी संचलन स्थगित हो जाता है, वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है? वायु ऊपर नीचे जाना, ऊपरी मुखी ऊपर नीचे जाना, मतलब जो है वायुमंडल स्थिर हो जाता है और जो वर्षा की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें लिखा है जहां पवनों के अवरोहण से प्रतिलोमन की दशाएं बनती है वहां पर शुष्कता बढ़ जाती है। ठीक है? क्या होगा? शुष्कता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल बन जाता है। नॉर्मली आप क्या देखते हो गाइस, यहाँ पे 20 से 30 डिग्री अक्षांश। अब भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ये वो है, ये है भूमध्य रेखा और 20 से 30 के आसपास ही आपको भारत भी देखने को यहाँ मिल जाता है। तो जब आप भारत देखते हैं तो आप देखते हैं इसके पश्चिम साइड पे मरुस्थल है, राइट? नॉर्मली देखते हैं जो सहारा मरुस्थल है हमारे पश्चिमी साइड पे है, राजस्थान में, राइट? और अगर और दूसरा एग्जाम्पल ले तो अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए, तो वहां पे भी जो मरुस्थल है पूरा वो इसके महाद्वीप के पश्चिमी साइड में देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिमी साइड में। अब इसमें लिखा है कि कहीं कहीं तापीय प्रतिलोमन से उत्पन्न कोहरा लाभदायक होता है। अब चलिए लाभदायक भी देख लें, अभी तक तो नुकसान ही हो रहा था, अभी लाभदायक है। जैसे अरब में यमन की पहाड़ियों पर दोपहर तक जो है कोहरा छाया रहता है और इस कारण क्या होता है, कहवा कहवा जो ये कॉफी वाला कहवा के पौधे का सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से बचाव होता है। मतलब इसने का जो कहवा की खेती कर रहे हैं ना, वहां पे कोहरा हो गया अगर, तो वहां पे क्या है ना कि जो सूर्य की डायरेक्ट और बहुत तेज किरणें पड़ रही हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो कहवा का पौधा है उसको थोड़ा सा लाभ मिल जाता है। ठीक है? क्या है? तापांतर। देखिए क्या लिखा है, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। मतलब इसने बोला कि अगर एक दिन की बात है और हम देखें दिन में 12 बजे टेम्परेचर कितना है भाई, हमने कहा 42 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रात में 12 बजे हम कहते हैं टेम्परेचर कितना है, हमने कहा 30 डिग्री सेल्सियस है। तो तापांतर क्या है? तापमान अंतर, एक ही दिन के ताप में कितना अंतर आया है, 12 डिग्री का अंतर आया है, तो ये तापांतर हो गया। किसी स्थान पर दैनिक तापांतर क्या होता है? किसी स्थान पर एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान, मैंने कहा अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान है तो उसका अंतर। इसने लिखा है औसत दैनिक तापांतर की बात करें तो दैनिक उच्च तापांतर यही 42 मान लो और दैनिक न्यूनतम तापांतर ये 30 मान लो और बट्टे 2 यानी कि 6 डिग्री का आ गया। ठीक है? क्योंकि अपॉन 2 हो गया, 12 तो हमारा आ ही रहा है, अपॉन 2 कर दो। अब इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, इसलिए जो है दैनिक तापांतर जो है क्या होता है, निम्न होता है। यहाँ पे देखिए दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब आप भूमध्य रेखा पे क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि रात बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म होता है, नहीं, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, तो तापांतर कम होता है वहां पे। वार्षिक तापांतर में भी कहानी वही चलेगी। ठीक है? बस ये एक वर्ष का औसत मासिक तापांतर बट्टे 12 लिख दीजिए आप, मतलब इसने लिखा मासिक तापांतर बट्टे 12।
जैसे औसत दैनिक तापांतर है वैसे ही औसत मासिक तापांतर आएगा और बट्टे 12। देखिए किसी स्थान के सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने के मध्य तापमान के अंतर को हम क्या बोल रहे हैं, वार्षिक तापांतर। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक हमने ले लिया जुलाई का टाइम, जुलाई में हमने औसत तापांतर देखा, हमने कहा भाई अ, हमने कहा जुलाई में तापांतर सपोज 12 है, ठीक है, या 6 डिग्री सेल्सियस है, और हमने कहा दूसरा हमने ले लिया दिसंबर, ठीक है, सबसे ठंडा महीना मान लेते हैं दिसंबर। वहां का तापांतर हो गया आपका 2 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज, ठीक है। फिर इसने यही कहा कि एक वर्ष का औसत मासिक तापांतर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4 डिग्री का आया, 4 डिग्री बाई, एक मिनट गाइस, सही एक बार। हाँ, तो इसने कहा कि बस इसका देखिए वार्षिक तापांतर क्या है, ये हमने, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, बाकी यही है, सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने के तापमान के अंतर को लिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, जैसे दिन में हम दिन का और रात का देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे हम 2 महीनों की बात कर रहे हैं, महीनों की, 2 महीने के अंतर की बात। चलिए, वो तापमान बात करिए। देखिए तापीय प्रभाव की हम बात करते हैं, तापीय प्रतिलोमन का प्रभाव, तो बीच में ये बॉक्स आ गए थे, इसे पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भूमध्य प्रभाव क्या पड़ रहा है इसका। देखिए तापीय प्रतिलोमन के प्रभाव, भूमध्य देखिए क्षेत्र में क्या है, वर्ष भर तापमान क्या होता है, एक समान रहता है, राइट। यानी कि अगर भूमध्य रेखा की आप बात करें, उसके आसपास जो है टेम्परेचर में ज्यादा फर्क आता नहीं है कि दिन में अलग रात में अलग, तो इससे क्या होता है, वार्षिक तापांतर भी कम होता है। और इसमें लिखा है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, स्थल भाग की अधिकता के कारण वार्षिक तापांतर अधिक होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है, तो तापांतर जो है कम है। मतलब अगर हम उत्तरी भाग गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे स्थल ज्यादा है और यहाँ पे समुद्र ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ का तापांतर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दक्षिणी गोलार्ध। लिखा सागर का आकार जितना बड़ा होता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है, उतना कम होता है। यानी पानी जितना ज्यादा है, तापांतर उतना कम। तापीय परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसे 2 प्रकार से जो है व्यक्त किया जा सकता है। एक होता है डायबेटिक परिवर्तन, एक होता है एडियाबेटिक परिवर्तन। तो यहाँ लिखा है डायबेटिक परिवर्तन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या, देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण के समय निष्कासन या अवशोषण के कारण तापमान में होने वाले परिवर्तन को डायबेटिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे एक चीज और देखें कि जब कोई वस्तु ना तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा देती है ना ही प्राप्त करती है, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो जाता है, इसे एडियाबेटिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायबेटिक और एडियाबेटिक परिवर्तन की बात करी गई है तापीय परिवर्तन में, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखिए, एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि एक वस्तु है सपोज, यहाँ पे उससे ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, या तो वो ऊष्मा निकाल रही है या प्राप्त कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो डायबेटिक। अब इसने कहा ना ऊष्मा दे रही है ना ले रही है, फिर भी तापमान में परिवर्तन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक, ठीक है। इसमें ऊष्मा दे भी रही है, ले भी रही है, दे रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में अंतर, यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा देने लेने वाला, फिर भी परिवर्तन है, तो एडियाबेटिक है। तो अब देखिए इतनी बात समझ गए दोनों में कंपैरिजन। तो इसने लिखा है पहले वाले में, देखिए ऊष्मा दे रही है, ले रही है, परिवर्तन हो रहा है, डायबेटिक। तो इस प्रक्रिया में क्या है, वस्तु एक खुले तंत्र की तरह कार्य करती है, ठीक है। ओपन खुला तंत्र मतलब ऊष्मा ले भी ले रही है, दे भी दे रही है, तो खुला तंत्र, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण तापमान के संतुलित होने की दशा तक होता है, ठीक है। मतलब जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तब तक ऊष्मा आती जाती रहती है। मतलब कि जैसे ये वस्तु है, इसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 3, तो ऊष्मा लेना देने का काम तब तक होगा जब तक कि इसका जो दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। मतलब हम मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस जब तक ना हो जाए तब तक हिसाब किताब चलता रहेगा, दोनों बराबर हो जाए तब तक। एडियाबेटिक में आइए, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ना ऊष्मा ले रही है ना दे रही है, लेकिन तापमान फिर भी बदल रहा है, एडियाबेटिक परिवर्तन है। इसमें लिखा है गर्म हल्की वायु जब ऊपर उठती है तो क्या होता है, दाब में कमी होने के कारण आयतन में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है और हो जाती है, और उसके प्रति इकाई ऊष्मा में क्या होते हैं, कमी आती है। ओके, फिर से देखते हैं। देखिए इसने कहा गर्म वायु, नॉर्मली जब आप बात करते हैं जब गर्म वायु होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के वजह से ये ऊपर जाती है।
ठीक है, तो गर्म वायु ऊपर जा रही है, ठीक है? तो दाब में क्या होती है गाइस, दाब में कमी आने आने लगती है। दाब में कमी क्यों आ रही है? देखिए, जब अगर आप पृथ्वी के आस-पास रहेंगे, ठीक है? पृथ्वी के आस-पास क्या होता है, जलवाष्प, गैसेज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ कम हो जाती है। तो जब वो चीज़ कम हो गई, तो वो दाब भी कम लगाएगी वायु पे, तो यहाँ पे क्या होता है, दाब में कमी हो जाती है। यहाँ नहीं, ये इसका मतलब प्रेशर जो है ना, यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना, कि जलवाष्प हो गई, गैसेज़ होती, ये कम होती है, इस वजह से प्रेशर कम। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। तो वही कह रहे हैं, जब वायु ऊपर जाती है तो दाब में कमी आने के कारण क्या होता है, आयतन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है? मतलब देखिए कि एक बहुत बड़ा एक गुब्बारा है, सपोज बलून है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है? तो जब प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होगा, और छोटा सा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर प्रेशर वहां पे कम होगा तो बलून और क्या हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो जब बड़ा होगा यानी कि इसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है, आयतन में वृद्धि होती है, इसके प्रति इकाई ऊष्मा में कमी। जब आयतन आपका बढ़ता है ना गाइस, तो ऊष्मा और भी ज्यादा बिखर जाती है, मतलब और भी ज्यादा एरिया लेगी, तो ऊष्मा क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। एरिया ज्यादा लेने लगी, पहले इतने में है सारी ऊष्मा, तो जब आप उसे छुएंगे तो आपको लगेगा कि यार गर्म है। लेकिन जब इसका आयतन बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए, इसी चीज का आयतन बढ़ा के हमने इतना कर दिया, ऊष्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ज्यादा एरिया में। अब ये आपको क्या होगा, थोड़ा ठंडा लगने लगेगा छूने पे, यानी कि ऊष्मा में कमी आती है, तथा इस प्रकार जो है आरोही, आरोही मतलब नीचे से ऊपर जाना, ठीक है? तो आरोही वायु क्रमशः क्या होता है, फैलती है और ठंडी हो जाती है। अब क्या होगा, जब देखिए नॉर्मली ये गर्म वायु हल्की होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने की वजह से दाब कम पड़ता है, आयतन बढ़ता है, ऊष्मा कम होती है, ठीक है? वायु जो है ना फैलने लगती है, जब वो फैलती है, ठीक है, वायु जब फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है, ये कह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वस्तु बंद तंत्र की तरह व्यवहार करती है। ठीक है? मतलब इसने अलग से ऊष्मा नहीं ली, ना दी, ठीक है? फिर भी हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया, नीचे गर्म थी, ऊपर ठंडी हो गई, ठीक है? एडियाबैटिक ताप परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया एडियाबैटिक शीतलन, एक होता है एडियाबैटिक ऊष्मन, ठीक है? अब देखिए शीतलन की बात करते हैं, एडियाबैटिक शीतलन, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण के बिना प्रसरण द्वारा तापमान में परिवर्तन होता है। प्रसरण के द्वारा हो रहा है तापमान में परिवर्तन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण वायु का जो है आयतन बढ़ जाता है, ठीक है? वायु का आयतन बढ़ गया, और ऊष्मा के प्रसरण के कारण क्या होता है, तापमान में कमी आ जाती है, जिसके कारण जिस कारण शीतलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब इसने यही कहा नॉर्मल, कि गाइस ये है, यहाँ पे हीट है, लेकिन यहाँ से प्रेशर कम लग रहा है, तो ये क्या होता है कि बढ़ जाएगा, ठीक है? आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से ऊष्मा क्या हो जाती है, बस ये समझ लिए, कम हो जाती है, जो अभी मैंने कहानी सुनाई। ठीक है, ठीक है? तो वायु का प्रसरण होगा, तापमान में कमी आएगी, और इसी को हम क्या शीतलन की प्रक्रिया बोले। एडियाबैटिक ऊष्मन की बात करते हैं, तो वही वाली। इस प्रक्रिया में क्या होता है, संकुचन के कारण, संकुचन यानी कि प्रेशर बहुत पड़ रहा है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा होगा बहुत ज्यादा, बहुत, ये संकुचन, जो चीज इतने एरिया में थी वो आके इतने एरिया में आ जाएगी, तो गर्म सी आपको फील होने लगेगी। अधिक वायुमंडलीय दबाव के कारण वायु का जो है आयतन क्या होता है, घट जाता है। संकुचन के कारण क्या है, तापमान बढ़ जाता है, यही होता है ऊष्मन की प्रक्रिया। पहली वाली थी शीतलन की प्रक्रिया, जब प्रसार होता है, मतलब छोटी चीज को ज्यादा जगह मिल जाती है, मतलब इतने में पहले वायु है, अब इसके पास इतनी जगह हो गई, तो ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि वो ठंडी हो जाएगी वायु, ठीक है? गर्म से ठंडी। लेकिन अभी वायु इतनी जगह से आप इतनी जगह में ले आओ, तो आपकी वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक? तो ये हो गया आपका, ये वाला था ऊष्मन की प्रक्रिया, ये वाला था आपका शीतलन की प्रक्रिया, ठीक है? वायुमंडलीय दबाव का फर्क देखिए यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होने से गर्म गर्म वाली स्थिति बनेगी, और वायुमंडलीय दबाव कम है तो हवा फैलेगी, फैलेगी तो आयतन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ठंडा ठंडा फील होगा। अब यहाँ पे हम देखने जरा एक चीज दोस्तों, चलिए अभी 33 मिनट ही हुए। अब हम बात करेंगे समताप रेखाएं। देखिए, समताप रेखाएं क्या, एक तो पहली बात, ये काल्पनिक है, रियल में नहीं होती, हमने मान रखा है, जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है। यानी इसने कहा कि मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 3, यहाँ का 3, तो ये ऐसे करके मिलाएगी, ठीक है? अब इसे कहा, इसका रेखांकन मानचित्र पर किया जाता है, ठीक है? मतलब मैप पे आप इसको बनाते हो। इसके लिए आवश्यक है कि सभी स्थानों के वास्तविक तापमान को सागर तल के तापमान के समान मान लिया जाए। आपने नॉर्मली सभी स्थान पे जो टेम्परेचर है, आपने कहा जो सागर तल पे टेम्परेचर है उसके बराबर है, तब हमने मान लिया। तो इस तरह क्या होता है, समताप रेखाएं किसी भी स्थान का वास्तविक तापमान ना बताकर सागर तल का तापमान बताती हैं।
समताप रेखाओं की निम्न विशेषताएँ हैं। तो गाइस देखिए, ये कोई इतना खास टॉपिक सा नहीं है। मैं पढ़ दे रही हूँ, आप समझिएगा बस। ठीक है, बहुत ऐसा कोई पूछा जाए ऐसा कुछ नहीं। समताप रेखाएँ पूर्व-पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, ठीक है? अब बस आप ये पढ़ते जाइए, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। बस समताप रेखाएँ क्या है ये समझ गया कि जहाँ-जहाँ का टेम्परेचर एक जैसा होता है, वहाँ पे हम एक काल्पनिक रेखा की खींच लेते हैं मानचित्र पर। अब देखिए समताप रेखाएँ पूर्व-पश्चिम दिशा में खींची जाती है, जो प्रायः क्या है अक्षांशों के समानांतर होती है। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ऐसे आप खींचेंगे पूर्व-पश्चिम दिशा में खींचेंगे मतलब ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। और ऐसे ही जब पृथ्वी पे आप देखते हो तो ये अक्षांशीय रेखाएँ भी यही होती हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं के क्या हो गई हैं समानांतर, ठीक है। अब इसने लिखा है समताप रेखाएँ प्रायः सीधी हुआ करती हैं। नॉर्मली आप देखें सीधी हैं, परंतु महासागरों और महाद्वीपों के मिलन स्थल जहाँ पे महासागर, महाद्वीप मिल रहे हैं, वहाँ पे इसमें थोड़ा-सा आपको झुकाव देखने को मिल जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्थल और जल के गर्म और ठंडा होने के स्वभाव में क्या होता है? अंतर होता है। अगर हम स्थल और जल के ठंडा होने की बात करें, तो जल हो सकता है बहुत टाइम ले ठंडा लेने में होने में, स्थल जल्दी हो जाता है। तो ये क्या अंतर है इन दोनों में, स्वभाव अलग-अलग है दोनों का। इस वजह से आप जहाँ पे पानी और जो है स्थल मिलते हैं, वहाँ पे इसमें थोड़ा झुकाव देखने को मिल जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है जिससे समताप रेखाएँ क्या है आपको दूर-दूर तक सीधी रेखाओं के रूप में दिखती हैं। यानी दक्षिण गोलार्ध पे आपको समताप रेखाएँ दूर-दूर दिखेंगी सीधी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है समताप रेखाएँ पास-पास दिखती हैं और मुड़ी हुई दिखती हैं, ठीक है? जो स्थलीय उच्चावच की विषमता को क्या करती है प्रकट करती है, ठीक है? जब समताप रेखाएँ पास-पास होती हैं तो उसके तापमान में क्या है तीव्रता से परिवर्तन का आभास होता है। यानी जब आस-पास कहाँ है जहाँ पे स्थल जाता है, उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे तापमान में तीव्रता में परिवर्तन का अभाव होता है आभास होता है। मतलब आपको लगेगा टेम्परेचर बहुत तेज़ी से जो है ना चेंज हो रहा है, ऐसा आपको फ़ील होगा। वे तीव्र ताप प्रवणता को बतलाती हैं कि कहीं पे टेम्परेचर 20 डिग्री है, कहीं पे 10 डिग्री है। ये ताप प्रवणता है, तापमान में अंतर। इसके विपरीत अगर दूर-दूर होती है, मतलब दूर-दूर होना क्या है क्षीण ताप प्रवणता को दिखाती है, ठीक है? अब यहाँ लिखा है गर्मी के समय क्या होता है स्थल से सागर की ओर जाने वाली जो समताप रेखा है भूमध्य रेखा की ओर और शीतकाल में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, ठीक है? अब इसने कहा गर्मी का टाइम है। अब यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे पानी है, ठीक है? अब इसने कहा कि अगर हम गर्मी की बात करें तो स्थल से जब सागर की तरफ कोई रेखा जा रही है, तो भूमध्य रेखा की ओर और शीतकाल में ध्रुवों की ओर ऐसे मुड़ जाती है। अब है तापमान का प्रादेशिक वितरण। चलिए गाइस अभी कितना होने वाला है खत्म। चलिए तापमान का प्रादेशिक वितरण देख लेते हैं भाई। तापमान का प्रादेशिक वितरण वास्तव में क्या है क्षैतिज वितरण ही होता है। क्षैतिज वितरण मतलब आप अक्षांशों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है ग्लोब को तापमान के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे खास प्रदेशों या मंडलों में विभाजित कर लेते हैं जिससे तापमान का वितरण उसकी विशेषताएं लगभग समान होती है। इन मंडलों का सीमांकन अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्लोब में कटिबंधों का वर्गीकरण किया गया। मतलब अब ये जैसे ये ग्लोब ये पूरा का पूरा पृथ्वी है। तो गाइस यहाँ पे हमें तापमान का वितरण देखना है। अगर आप ये कहें कि ये विषुवत रेखा है तो आसपास क्या होगा आपको थोड़ा सा गर्म गर्म सा दिखेगा। ठीक है ठीक है? यानी कि उष्णकटिबंध हमने कटिबंधों में बाँट दिया है इसको, ठीक है? वितरण हमें समझना है, हमने इस तरह से लाइनें बना-बना के काट दिया, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं उपोष्ण कटिबंध जैसा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप शीतोष्ण देखने को, फिर टुंड्रा बहुत ठंडा ऐसा तो हमने यही कर दिया पूरे पृथ्वी को इस तरह से कटिबंधों में बाँट दिया। जब आप तापमान के वितरण की बात करें, तो इसमें कटिबंधों का प्रादेशिक वितरण देख लीजिए। अब देखिए ग्लोब को 7 ताप कटिबंधों में हमने क्या कर दिया विभाजित कर दिया। पहला देखिए थोड़ा-सा छोटा करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए इसका कलर बदला जाए। हुँ, अब देखिए क्या है 7 तो ये भूमध्य रेखा है, ये हमें दिख रही है, ठीक? साफ-साफ। तो सबसे विषुवतीय रेखीय प्रदेश हो गया। विषुवत रेखीय प्रदेश ये वाला जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है? फिर आप दूसरा देखेंगे अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ये वाला देखिए अंतरा उष्णकटिबंधीय देखिए उष्णकटिबंधीय
और विषुवत रेखीय के बीच वाले को हमने बोला अंतरा उष्णकटिबंधीय। फिर एक होती है उपोष्ण कटिबंध, ये रहा आपका उपोष्ण कटिबंध। फिर आता है आपका शीत कटिबंध, फिर है आपका टुंड्रा आ जाता है। उसके बाद ये ऊपर सबसे ऊपर तो ध्रुव होते ही हैं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, तो ध्रुवीय प्रदेश हो गए, राइट। हाँ, इसमें एक चीज और देखिएगा, इस तो यहाँ से 0 से 5 ऊपर और 5 नीचे, नॉर्थ और साउथ में आपका है विषुवतीय रेखीय प्रदेश। 5 से 12 के बीच है अंतरा उष्णकटिबंधीय। 12 से 25 डिग्री की जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, मतलब डिग्री तक में जो अक्षांशीय रेखाओं की बात करें वो उष्णकटिबंध। तो 25 से 45 में आपका उपोष्ण है, 45 से 66 एंड हाफ में आपका शीतोष्ण कटिबंध है। तो 66 के बाद ये पूरा आ गया टुंड्रा और ध्रुवीय आ गया, ठीक है गाइस। चलिए अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जो सबसे पहला था विषुवत रेखीय प्रदेश था, ठीक है, वहां पे देखते हैं। तो ये हमने वही वाली बात करी कि ये ध्रुवों से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की तरफ है, अक्षांशों के मध्य आपको ये जो है कटिबंध देखने को मिलता है, राइट। यहाँ क्या होता है, वर्ष भर क्या होता है, सूर्य की किरणें कैसी पड़ी है, लंबवत यानी कि सीधी पड़ती है, जिससे वर्ष भर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि भाई दिन में भी यहाँ पे हम कह रहे हैं 43 डिग्री सेल्सियस है और रात में भी मान लेते हैं 42, तो क्या ही अंतर है 1 डिग्री का, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि तापांतर कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में यहाँ जो है साल में 2 बार क्या है उच्चतम और 2 बार न्यूनतम तापमान पाया जाता है। सूर्य ऊपर जाता है उत्तर की तरफ, सूर्य नीचे की तरफ जाता है। जैसे मान लेते हैं ये सूर्य यहाँ है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ऐसे करके आया, ठीक है। तो क्या होता है, इसने कहा कि साल में 2 बार उच्चतम और 2 बार न्यूनतम तापमान पाया जाएगा। 2 बार उच्चतम कब, जब सूर्य दो बार यहाँ पे आया, तो यहाँ पे उच्चतम हाई टेम्परेचर 2 बार आया, ये एक बार ये, फिर एक बार नीचे चला गया, यहाँ चला गया ऊपर, ठीक है, कर्क रेखा पे, ठीक है। तो यहाँ पे था हाई टेम्परेचर, जब ये यहाँ पहुंचा है कर्क रेखा पे, तो उस टाइम क्या होगा, लो टेम्परेचर। जब ये वापस से यहाँ नीचे आया, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा। फिर ये वापस से जब दक्षिणायन हुआ, यानी कि ये मकर रेखा पे जब गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। यानी कि 2 बार आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर और 2 बार लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब दूसरा होता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 5 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों पे अक्षांशों में देखने को मिलता है ये वाला कटिबंध। यहाँ पर जो है तापमान उच्च हो, उच्च तो रहता है, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, परंतु ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के मध्य क्या होता है, स्पष्ट अंतर पाया जाता है। मतलब यहाँ आपको ग्रीष्म ऋतु भी पता चलेगी, यहाँ पे शीत ऋतु भी पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट आपको सब एक जैसा लगेगा। मैंने कहा ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, एक जैसा मौसम रहता है। लेकिन जब आप ये 5 से 12 वाले में जाएंगे, तो आपको शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुएं पता चलेंगी। तीसरा होता है उष्णकटिबंध, जो 12 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, ठीक है। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान क्या होता है, घटता है। यानी कि इसने कहा जब आप 12 से 25 की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होगा, घटेगा। गर्मियों में दिन की अवधि 14 घंटे की और सर्दियों में जो रात की अवधि है, मतलब इसने कहा 24 घंटे में, जब गर्मियां चल रही है इस अक्षांश में 12 से 25 के बीच में, जब गर्मी चल रही है, तो दिन आपका 14 घंटे का होगा और रात आप वैसे ही काउंट कर लीजिए 10 घंटे की होगी। लेकिन अब जब ठंडियों की बात करें, तो जो है दिन आपका 10 घंटे का होगा, रात आपकी 14 घंटे की होगी, यहाँ पे 12 से 25 वाले में, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है साल में एक बार न्यूनतम और उच्चतम तापमान होगा, ठीक है। साल में एक बार न्यूनतम होता है, साल में एक बार उच्चतम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सूर्य आपका उत्तरायण गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन जब हाई टेम्परेचर बिल्कुल साल में एक बार ऐसा हुआ, और जब ये बिल्कुल ही दक्षिण में चला गया, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो एक बार हाई, एक बार लो। अब है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उपोष्ण कटिबंध कौन सा है आपका, ये वाला 25 से 45 वाला, ठीक है। अब जो है सूर्य की किरणों के अपेक्षाकृत अधिक तिरछा, अब यहाँ सूर्य की किरणें सीधे ना पड़ के कैसी पड़ेंगे, तिरछी पड़ेंगी, राइट। सपोज सूर्य है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ पे सर्दियों में तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि एक ठंडा एरिया हो गया, ठीक। कभी कभी जो तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, ठीक है, बर्फ पड़ने लगती है। अब है शीतोष्ण कटिबंध, मतलब हम और ऊपर चले गए,
ठीक है, और ऊपर मतलब जा रहे हैं तो भाई साहब और भी ठंडा हो गया, ठीक है? तो शीतोष्ण कटिबंध। इसने कहा दिन की मतलब 45 से 66 एंड हाफ वाला ये वाला। तो इसने कहा दिन की अवधि जो होती है लंबी होने के बावजूद सूर्य की किरणों के अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान कम होता है। मतलब इसने कहा यहाँ पे दिन तो भाई बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं। कई बार तो दिन ही दिन रह जाते हैं, बट कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, भले ही कितना दिन हो जाए। यहाँ तो अगर दिन ही दिन रह जाए तो गर्मी लगने लगेगी। यहाँ पे इसने कहा दिन तो भाई इतना होता है, दिन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है ठंडा लगता है। शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के मध्य अंतर अधिक पाया जाता है, ठीक है? वैसे सर्दियों में क्या है हिमांक से भी नीचे तापमान चला जाता है, मतलब बर्फ की भी बर्फ बन जाती है। अच्छा, उसके बाद है टुंड्रा प्रदेश, ये जो है शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य आता है। यानी इसने कहा कि ये शीतोष्ण और जो ध्रुवीय प्रदेश है उसके मध्य में आता है, ठीक है? सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती हैं कि अधिकांश भागों में क्या होता है धरातल प्रायः धरातल के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है? सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा क्या है तिरछी पड़ रही हैं। इस कारण क्या है सूर्य तप आपको बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। फिर एक हो गया आपका ध्रुवीय प्रदेश की बात करते हैं। देखिए यह प्रदेश क्या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है। ये 90 डिग्री ये वाला है उत्तरी और ये नीचे दक्षिणी प्रदेशों की बात कर रहा है, ध्रुवों की बात कर रहा है, ठीक है। अधिकांश भाग में क्या होता है सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं आ पाती, ठीक है, जिसके कारण दोनों भागों में क्या होता है वर्ष भर मतलब बर्फ ही बर्फ जमी रहती है बस, जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको। सूर्य कभी क्षितिज पर प्रकट नहीं होगा, ठीक है। सूर्य ताप के अभाव के कारण क्या होता है दैनिक तापांतर क्या होता है नगण्य होता है, तापमान में अंतर मिलेगा ही नहीं, ठंडी ठंडी रहेगी भाई। तो तापांतर मतलब ठंडी ठंडी मिलेगी, रात में भी आपका -10 डिग्री है, दिन में भी आपका -10 डिग्री, तो तापांतर तो जीरो ही है। यहाँ पर क्या होता है 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण उसके अपने अक्ष पर इतने झुके होने के कारण 23.5 झुके होने के कारण क्या होता है कि साल में 6 महीने दिन ही हो रहा है, साल में 6 महीने रात ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, इसमें लिखा है ऊष्मा द्वीप क्या है, हीट आइसलैंड क्या है, ठीक है। तो आइलैंड कह लीजिए। इसे अगर नगरीय क्षेत्रों में मतलब शहरों की बात करें, आप यहाँ दिल्ली लेके चलो, ठीक है, या उसके आसपास के क्षेत्र एनसीआर ले लो, ठीक है। पर का तापमान क्या होता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ क्या होते हैं पक्के मकान मिलते हैं, बिल्कुल सड़कें मिलती हैं, कंक्रीट संरचनाओं की बहुत ज़्यादा अधिकता है, मतलब आपको मकान ही मकान, सड़क ही सड़क, मिट्टी दिख ही नहीं रही है, पानी दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? और वनस्पति दिख ही नहीं रही है आपको, तो इसमें क्या है ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है, ठीक है? मतलब क्या होती है जो भी सूर्य से किरणें आ रही है वो सारी अवशोषित हो जा रही हैं, रुक जा रही हैं वहीं पे से, जिससे नगरीय क्षेत्रों का तापमान और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान वाले नगरों को हम क्या बोलते हैं ऊष्माद्वीप बोलते हैं। मतलब इसने ये बोला दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है वो वापस नहीं जा पा रही है, या पेड़ों से या वनस्पतियों से या अवशोषित नहीं हो पा रही है, वो उसको अपने अंदर ले नहीं पा रही है, मतलब वो ऊष्मा वहीं की वहीं रह जा रही है, तो गर्मी ज्यादा। ऊष्माद्वीप के प्रभाव को जो है आपका कुशल शीतलन प्रणाली विकसित करके इमारतों के साथ पौधारोपण, मतलब इसने कहा कि आप भैया इसको कम कैसे किया जाए, तो इसने कहा कि इमारतों के संग पौधारोपण करिए। परावर्तक रंगों के प्रयोग से क्या होता है फुटपाथ की सतह को ठंडा करके कम किया जा सकता है, मतलब इसने एक तरीका बता दिया कि किस तरह से कम कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है गाइस सम विसंगत तापमान और तापीय विसंगति। ओके, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये ऐसे ही है, आप इसे एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए। किसी भी स्थान विशेष, अगर हम पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की बात करें तो उसका औसत तापमान, और इस यहाँ पे जो अक्षांश आता है ना, सपोज ये 30 डिग्री वाला अक्षांश है, ठीक है, तो यहाँ का इसने का इस स्थान के औसत तापमान और वहां पे जो अक्षांश है उस अक्षांश का जो औसत तापमान है, इस अक्षांश का औसत उसका अंतर क्या कहलाता है। सपोज इस स्थान का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस अक्षांश का तापमान हमने कहा 27 डिग्री सेल्सियस है, अंतर 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने बोला तापीय विसंगति, ठीक है। समान तापीय विसंगति को सम विसंगति तापमान कहते हैं, तथा समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसको सम विसंगति
रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसने कहा उत्तरी गोलार्ध में स्थानीय भाग बहुत ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको कम मिलता है स्थानीय भाग, मतलब स्थलीय भाग कम मिलता है, वहाँ पानी ज़्यादा मिलता है। तो इसने कहा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलीय भागों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो तापीय विसंगति है, आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को ज़्यादा मिलती है, नॉर्थ साइड पे ज़्यादा मिलती है। जब किसी स्थान विशेष का तापमान उसके अक्षांश की अपेक्षा अधिक होता है, सपोज इस अक्षांश का तापमान मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उस स्थान का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, अगर ऐसा है तो धनात्मक विसंगति। बट अगर मान लो उस अक्षांश का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और उस स्थान और इस स्थान विशेष का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो गया आपका ऋणात्मक विसंगति होती है। जनवरी में उत्तरी गोलार्धों में महासागरों महाद्वीपों के ऊपर क्रमशः धनात्मक ऋणात्मक विसंगति पाई जाती है, जबकि जुलाई के महीने में क्या होता है, महाद्वीपों पर धनात्मक विसंगति मिलती है। ठीक है, अब इसने कहा, इसने बोला कि जनवरी, एक जनवरी की बात करें, एक इसने जुलाई की बात करी। तो इसने कहा जनवरी में एक हो गया महाद्वीप, एक हो गया महासागर। तो इसने कहा जनवरी में क्या होता है, महासागरों और महाद्वीप, तो महासागरों पर ऋणात्मक रहता है और महाद्वीप पर क्या होता है, धनात्मक रहता है, धनात्मक विसंगति। और अब इसने कहा जुलाई के टाइम में क्या होता है, महाद्वीपों पर कैसी हो जाती है, महाद्वीपों पर ओके गलत हो रहा है कुछ, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीपों के ऊपर क्रमशः धनात्मक, महासागर पे धनात्मक है, सॉरी महासागर पे धनात्मक है, महाद्वीप पे ऋणात्मक है, लेकिन वहीं जुलाई में महाद्वीप पे पॉजिटिव हो जाती है और यहाँ पे ऋणात्मक हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, स्थल भाग का अधिक गर्म होना है जुलाई में। ठीक है, चलो मतलब जुलाई में यहाँ पे धनात्मक इसलिए हो रही है क्योंकि स्थल भाग जुलाई में बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो तो ओके, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या सी अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन परावर्तित करता है, हमने कहा जो बर्फ होती है वो हिमाच्छादित भूमि, हिमाच्छादित भूमि। ठीक है, अब इसने कहा वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से जो है सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ओके, तो सही बात है ये। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंग पार्थिव सॉरी पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंग पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिवर्तित होती है। सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगे में परिणत होती है। गाइस वही शॉर्ट वेव जो है लॉन्ग वेव में चेंज होती है, वो सही है। ठीक है, यानी कि बात दोनों सही है और जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आ, नहीं सॉरी गाइस, हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ पे देखिए किस वजह से, विकिरण के कारण। देखिए एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको बादल देखने को मिले, एक ऐसा एरिया है जहां बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं, राइट। अब इसने कहा देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें आ रही हैं और यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है, यानी ये गर्म। अब सूर्य की किरणें आ रही हैं, कोई बादल नहीं है, बिना किसी परेशानी के वापस चली जा रही, तो ये ठंडा। ठीक है, तो ये हो गया साफ मौसम और ये मेघीय। तो साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, ऑब्वियस सी बात है ठंडी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। तो क्योंकि वायुमंडल वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो गाइस ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक नहीं होती है, तो गलत हो गया, यानी दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, सही बात है, यानी कि सही बात है, सही बात है और सही बात है। तो गाइस ये तो पहले ही गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड थ्री वन। ठीक है ओके, अब हम्म
ठीक है। अब इसने लिखा कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया गया। ओके, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज्यादा होता है, ना कि 0 डिग्री पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर नहीं होता, 20 डिग्री पर होता है। ठीक, उत्तरी अक्षांश। अब इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करा जाए विचार। तो गाइस यहाँ पे लिखा है अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, और इसमें लिखा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये बात आपकी सही है। ठीक है, तो और जो अटलांटिक महासागर, ये बात गलत है। ठीक है, अब इसने कहा कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम हो, वो कौन सी होती है? वार्षिक तापांतर न्यूनतम आपका भूमध्य रेखा पे होता है, यहाँ पे ज्यादा तापांतर होता ही नहीं है, जैसा दिन वैसी रात। सूर्य विकिरण का उत्सर्जन होता है अधिकांशतः। ओके, तो इसने कहा, तो ये होता है, देखिए, लघु तरंगी लाल अवरक्त तरंग दैर्घ्य के रूप में। ठीक है, तो ये सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। ओके, इसमें अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ठीक है, और अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। गाइस ये सही है। शीत बाकी छोड़िए। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर खत्म। गाइस जो नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 34, जो कि है वायुमंडल व संगठन एवं संरचना, मतलब एटमॉस्फेयर कंपोजिशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उस बात करूँ, कोई बात नहीं। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो से करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो। फिलहाल अभी के लिए इतना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।